जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आखिरकार एमका के स्वदेशी रडार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स अब 4 एमका रडार प्रोटोटाइप के एएयू डेवलपमेंट वर्क में L1 बीडर बनी है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड L2। कंपनी कह रही है कि फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को करीबन 1 महीने के अंदर फॉर्मलाइज भी किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एएयू क्या है ये भी जान लो। एएयू मतलब एक्टिव एंटीना एरे यूनिट। ये आईएसआर रडार आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अस्त्रा माइक्रोवेव पहले से ही भारत में स्वदेशी उत्तम रडार इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण रोल भी निभा रही है। कंपनी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक उत्तम एएयू को एलआरडी डीआरडीओ ने डेवलप किया है और अस्त्रा माइक्रोवेव इसे मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करते हैं एमका के लिए, तो एमका के लिए 4 प्रोटोटाइप यूनिट्स का डेवलपमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फाइटर का रडार उसकी डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इवन इंगेजमेंट कैपेबिलिटी का कोर हिस्सा होता है। फिलहाल यहाँ पर L1 बनना अभी कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं है, बल्कि अभी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज और कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन भी होगा, जिसके बाद डेवलपमेंट वर्क ऑफिशियली आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों एमका प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसे में अगर भारत एमका का रडार इकोसिस्टम बड़े पैमाने पर स्वदेशी रख पाता है तो एमका की टेक्नोलॉजिकल जो सोवर्जिनिटी है वो काफी मजबूत होगी। वहीं दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय सेना को आने वाले समय में मिलेंगी 300 और धनुष तोपें, जिससे कि भारतीय सेना के पास 400 से ज्यादा धनुष हाउसर्स हो जाएंगी। धनुष जिसे कि अक्सर देसी बफोर्स कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें पुरानी स्वीडिश बफोर्स FS-77B डिजाइन से जुड़ी हैं, लेकिन भारत ने इसे काफी हद तक मॉडर्नाइज किया है। ये 155 mm/45 कैलिबर की तोप है और इसकी मारक क्षमता लगभग 38 किलोमीटर है। इवन दोस्तों इसमें जीपीएस बेस्ड ऑटो लिंक, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर यूनिट जैसे मॉडर्न सिस्टम भी लगाए गए हैं। और अब खबर बताती है कि 300 और धनुष तोपों का फॉलो ऑन ऑर्डर मार्च 2027 से पहले साइन हो सकता है। इससे करीबन 15 नए आर्टिलरी रेजिमेंट्स को इक्विप करने में मदद मिलेगी। और धनुष केवल एक तोप नहीं है, बल्कि ये भारत की मास प्रोड्यूस 155 mm आर्टिलरी कैपेबिलिटी को मजबूत करने की भी कोशिश है। हालांकि मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय सेना को धनुष पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर ATAGS पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब महिंद्रा अमाडो सिर्फ सैनिकों को ले जाने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि भारतीय कंपनी विश्वाट्रॉनिक्स ने इसमें अपने स्वदेशी रिमोट वेपन माउंट को लगाकर टेस्ट किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? सैनिकों को दुश्मन पर फायर करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। हथियार को वाहन के अंदर से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन भी मिलेगी, मोबिलिटी भी मिलेगी और फायर पावर भी। और अमाडो दोस्तों खुद ही एक प्रोटेक्टेड टेक्टिकल व्हीकल है, जिसे कि हॉस्टाइल एरिया में ट्रूप ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और कॉम्बैट सपोर्ट जैसे मिशंस के लिए बनाया गया। और अब इसमें रिमोट वेपन माउंट जोड़ने से इस प्लेटफॉर्म ने लड़ाकू क्षमता हासिल कर ली है। रिमोट वेपन सिस्टम में दोस्तों पैच और दोस्तों इस रिमोट वेपन सिस्टम में स्टेबलाइज वेपन, डे नाइट कैमरास और थर्मल इमेजिंग जैसे सेंसर्स भी लगाए जा सकते हैं, जिससे कि ऑपरेटर अंदर सुरक्षित रहते हुए टारगेट को भी इंगेज कर सकता है। और इस रिमोट वेपन सिस्टम का जो हालिया टेस्ट हुआ है वो ये बताता है कि भाई भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज अब सिर्फ कंपोनेंट्स ही नहीं बना रही है, बल्कि एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सॉल्यूशन भी बना रही है। वहीं दोस्तों भारत के कामिकेजी ड्रोन प्रोग्राम को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। भारतीय प्राइवेट कंपनी इंडियो एयर सिस्टम ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 12 हाई एल्टीट्यूड हाई पेलोड कामिकेजी ड्रोन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह कि इन ड्रोन्स को हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ऐसे इलाकों में इसका इस्तेमाल हो सकता है जहां ऊंचाई और कठिन टेरेन की वजह से ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑपरेशंस मुश्किल हो जाते हैं। और कामिकेजी ड्रोन जो कि टारगेट एरिया तक पहुंचकर अपने वॉरहेड के साथ टारगेट को स्ट्राइक करते हैं। इन सिस्टम्स का इस्तेमाल दोस्तों बैटलफील्ड में दुश्मनों की पोजीशंस, उनके वाहन और जो उनके दूसरे हाई वैल्यू वाले टारगेट्स हैं उनके खिलाफ किया जा सकता है। और यहाँ पर बेल का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेल केवल इन ड्रोन्स को खरीद नहीं रही है, बल्कि बेल का जो बड़ा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम है वो इन अनमैन्ड सिस्टम्स को कमांड, कंट्रोल और बैटलफील्ड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करने में मदद कर सकता है। ये डील बताती है कि भारत अब स्वदेशी कंपनियों के जरिए हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी विकसित करने पर तेजी से फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की एक ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की जो कि केवल कुछ ही देशों के पास है। दरअसल भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। मुंबई की स्टार्टअप कंपनी टेक्नो डिफेंस ने स्वदेशी जेटी कूलर डेवलप किया। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जेटी कूलर करता क्या है? तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि मिसाइल में लगे इंफ्रारेड सीकर को टारगेट की हीट पहचानती है, लेकिन सीकर के अपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी हीट और बैकग्राउंड नॉइस पैदा करते हैं। इससे छोटे या फिर दूर के टारगेट को पहचानना मुश्किल हो सकता है और यही काम आता है ये जेटी कूलर। ये इंफ्रारेड सेंसर्स को बेहद कम टेम्परेचर तक कूल करता है, करीबन -196 डिग्री सेल्सियस तक।
इससे सेंसर्स का जो अनवांटेड थर्मल नॉइस है वो कम होता है और इंफ्रारेड सिग्नल्स डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के सपोर्ट से डेवलप की गई है और बाद में इसके ट्रायल्स भी सफल रहे हैं। बताया गया है कि ऐसी एडवांस सीकर कूलिंग टेक्नोलॉजी पहले कुछ चुनिंदा वेस्टर्न कंट्रीज के पास थी, लेकिन भारत ने अब इसे स्वदेशी रूप से डेवलप करके इस महत्वपूर्ण इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर दिया है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इस टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल बायर्स का इंटरेस्ट भी सामने आया है। हालांकि डिफेंस टेक्नोलॉजी होने के कारण एक्सपोर्ट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी लागू होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक छोटे मुंबई के स्टार्टअप ने दिखा दिया कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ी ताकत सिर्फ बड़े देशों या फिर बड़ी कंपनियों के पास नहीं होती। भारत अब मिसाइल के सिर्फ बाहर के हिस्से ही नहीं बल्कि उसके सबसे क्रिटिकल जो अंदरूनी टेक्नोलॉजी है उसे भी खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना भी अपने लॉजिस्टिक्स को हवा के रास्ते और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने एयर बेस्ड लॉजिस्टिक पेलोड डिलीवरी सिस्टम के लिए नया आरएफआई जारी किया। यह आरएफआई 10 अगस्त 2026 को जारी किया गया और कंपनियों को अपनी क्षमता बताने के लिए कहा गया। इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जरूरी सामान और कार्गो को हवा के जरिए डेजिग्नेटेड एयरफोर्स लोकेशन तक पहुंचा सके, खास करके फॉरवर्ड बेसिस और ऐसे रिमोट एरियाज में जहां क्षमता काफी कम आ सकती है, जहां सड़क या ट्रेडिशनल सप्लाई रूट्स पर निर्भर रहना मुश्किल होता है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ सामान पहुंचाने की बात नहीं है। इन नए सिस्टम्स को एग्जिस्टिंग एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट, रैपिडली डिप्लॉय और डिमांडिंग ऑपरेशनल कंडीशन में भी रिलायबल होना पड़ेगा। और इवन इस आरएफआई में घरेलू कंपनियों के साथ साथ जो क्वालिफाइड विदेशी कंपनियां हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फिलहाल अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। आरएफआई का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशन मांग रही है, जिसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है और फिर आगे के सिलेक्शंस प्रोसेस होते हैं। वहीं दोस्तों भारतीय सेना के लिए अब 36 नए आईएसआर ड्रोन आने वाले हैं और सबसे खास बात यह कि इस बार एक इंडियन स्टार्टअप ने बाजी मारी है। भारतीय स्टार्टअप कंपनी रिफ्लाई इनोवेशन 36 आईएसआर ड्रोन की सप्लाई के लिए L1 बिडर बनी है। इस डील की कीमत करीबन 7 करोड़ रुपए बताई गई है। कंपनी का रिफ्लाई प्रो X2 ड्रोन रात और दिन दोनों कंडीशन में सर्विलांस के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आ रहा है कि भाई इस तरीके के छोटे आईएसआर ड्रोन्स की भारतीय सेना को जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल इसके पीछे रीजन ये है कि आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में सबसे पहले जरूरी है देखना और समझना। ऐसे में ये जो आईएसआर ड्रोन है ये बैटलफील्ड में ट्रूप मूवमेंट्स, सस्पिशियस एक्टिविटी, इन्फिल्ट्रेशन और टेरेन की जानकारी कलेक्ट करने में कमांडर्स की मदद करेंगे। खास करके सेंसिटिव बॉर्डर्स और डिफिकल्ट टेरेन में छोटे ड्रोन्स तेजी से डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और ये डील दोस्तों ये भी बताती है कि भारतीय सेना अब सिर्फ बड़ी डिफेंस कंपनियों पर डिपेंड नहीं है बल्कि भारतीय स्टार्टअप्स को भी मौका दे रही है। दोस्तों ड्रोन्स की खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। तीनों ही आर्म फोर्सेस का लगता है ध्यान अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर आ गया है। अब नौसेना को लेकर भी ऐसी एक अपडेट सामने आई है। भारतीय नौसेना अब 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन चाहती है। रक्षा मंत्रालय की नई रिक्वायरमेंट में एक शिप बेस्ड मीडियम रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन की डिमांड सामने आई है। इस सिस्टम की खासियत है कि इसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए और ये 9 घंटों तक लॉइटर कर सके, यानी कि इसे लॉन्च करने के बाद ये लंबे समय तक इलाके में घूमकर टारगेट को खोजने और इंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसकी लॉइटर स्पीड कम से कम 75 नॉट्स और अटैक स्पीड 200 नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। इवन इसकी ऑपरेशनल सीलिंग जो है वो 15,000 फीट रखी गई है और एक्यूरेसी के लिए 1 मीटर से भी कम सीईपी की मांग की गई है। और इवन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है इसका आरएफ और सेटकॉम डेटा लिंक। इससे सिस्टम को लंबी रेंज पर कम्युनिकेशन और कंट्रोल कैपेबिलिटी मिल सकती है और इसका मिशन सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं होगा। रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि ये सी और लैंड दोनों तरीके के टारगेट्स को एंगेज करने के लिए डिजाइन होगा। और अगर ऐसे सिस्टम्स फ्यूचर में भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स पर ऑपरेशन होते हैं तो नो डाउट इंडियन नेवी को बहुत लंबी दूरी तक प्रिसीजन स्ट्राइक और सर्विलांस क्षमता मिल सकती है। वही दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए एक और नया वॉरशिप समुद्र में उतर गया है। जीआरएससी ने कोलकाता में नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति को लॉन्च किया। श्रुति 4 NG-POVs में से दूसरा वॉरशिप है। इसकी लंबाई 113 मीटर, विड्थ 14.6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट करीबन 3000 टन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 23 नॉट तक है और इसकी सबसे खास क्षमता में से एक है इसका लंबा इंड्योरेंस। ये करीबन 8500 नॉटिकल माइल्स तक 14 नॉट्स की स्पीड पर ऑपरेट हो सकती है। बताया जा रहा है कि इन वॉरशिप्स को मैरीटाइम सर्विलेंस, ऑफशोर एसिड प्रोटेक्शन, एंटी पायरेसी, मैरीटाइम इंटरडिक्शन और कोस्टल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए दोस्तों पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान अब एक नया मिलिट्री नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है ये भी जानना जरूरी है। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ बढ़ते सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटेजी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा आइडिया पता क्या है?
टर्की से लेकर चाइना तक एक लंबा मिलिट्री सप्लाई और टेक्नोलॉजी नेटवर्क है। टर्की के पास अपना मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम है और वो नाटो स्टैंडर्ड के मिलिट्री सिस्टम्स भी ऑपरेट करता है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान का लंबे समय से डिफेंस पार्टनर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है सऊदी अरेबिया की। वो इस पूरी इक्वेशन में फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देने वाला महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है। अब यहाँ पर आप असली खेल समझो। ये पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि उसकी इकोनॉमी लगातार प्रेशर झेल रही है और उसे अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज बनाने के लिए फंडिंग, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स की जरूरत है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अलायंस वास्तव में एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री ब्लॉक बन सकता है? ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इतना आसान नहीं है ये सब करना। टर्की के नाटो कमिटमेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया के अपने खुद रीजनल इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान को एक साथ भारत, अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान वेस्ट एशिया में ज्यादा मिलिट्री कमिटमेंट लेता है तो उसके लिए मैन पावर और रिसोर्सेज को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। अब जानते हैं भारत का पर्सपेक्टिव। अगर पाकिस्तान को सऊदी फाइनेंशियल सपोर्ट, टर्की के डिफेंस टेक्नोलॉजी और चाइना के मिलिट्री टेक्नोलॉजी का बेहतर एक्सेस मिलता है तो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तेज हो सकता है। इसीलिए असली सवाल सिर्फ कोई नया अलायंस नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ऐसी डिफेंस सप्लाई चेन बना रहा है जो आने वाले वर्षों में उसकी मिलिट्री इंड्योरेंस बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारत को भी अपनी लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयरनेस और सप्लाई चेन्स को उसी हिसाब से मजबूत करना होगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।